तो 1.33 होता है, लेकिन ना तो वो डबल बॉन्ड के जैसे है ना तो सिंगल बॉन्ड के जैसे है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेटिंग या कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर होगा। इस वजह से इनका जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.41 एंगस्ट्रॉम के रेंज में है। और देखिए एक लेयर और दूसरे लेयर के बीच में जो डिस्टेंस है उसको देखिए, वो 3.35 है। यानी वो अगर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड जो होता है, जिसे आप 1.55 एंगस्ट्रॉम के टर्म में एक्सप्लेन करते हैं, तो उससे भी डबल में है ये, है ना। तो इनके बीच में डिस्टेंस काफी ज्यादा होता है ग्रेफाइट में। नेक्स्ट है आपका केमिकल स्ट्रक्चर। तो आप सभी जानते हैं कि ग्रेफाइट जो वो कार्बन से फॉर्म होते हैं। तो कार्बन में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, जिसमें से 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, और जो लास्ट फोर्थ यानी फोर्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। और सारा खेल जो है ग्रेफाइट का वो बेस्ड होता है इसी पाई इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है क्लास, जितने ज्यादा पाई इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा कॉन्जुगेशन होगा, उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी होगी। फिर उसके बाद से हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रॉपर्टी, ग्रेफाइट जो है वो सॉफ्ट नेचर के होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अगर ग्रेफाइट में जो सॉफ्ट नेचर या स्लिपरी नेचर है, ये किस वजह से होता है। आप जानते हैं कि ग्रेफाइट का जो लेयर है, एक लेयर दूसरे लेयर से वीक वंडर वॉल फोर्स अटैच होते हैं। वो इतना जो फोर्स है उतना वीक होता है कि एक लेयर दूसरे लेयर पर स्लाइड करते हैं। तो इसी स्लाइडिंग की वजह से इनका जो नेचर होता है वो सोपी नेचर यानी सॉफ्ट नेचर के होते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अभी आपको बताया गया है ग्रेफाइट पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं। ये डबल बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पूरे शीट में मूव करते रहते हैं, कंजुगेट करते रहते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आती है। फिर आता है इसमें मेल्टिंग पॉइंट। और ग्रेफाइट का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये डायमंड से ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि ग्रेफाइट के केस में क्या है कि यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कॉन्जुगेट करते रहते हैं। तो जितना ज़्यादा कॉन्जुगेशन होगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी उतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, देखिए डायमंड और ग्रेफाइट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 100 का ही डिफरेंस है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ग्रेफाइट का ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है क्लास डेंसिटी। डेंसिटी जो है वो ग्रेफाइट की कम होती है डायमंड के कंपेरिजन में। ग्रेफाइट के केस में 2.25 होती है, और डायमंड के केस में 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। यानी डेंसिटी जो है ग्रेफाइट की कम क्यों होती है? क्योंकि ग्रेफाइट के You are not audible. सर आवाज नहीं आ रही है आपकी सर। सर आवाज नहीं आ रही है हाँ, आपकी। आवाज आ रही है? नहीं अब आएगी क्या? वो हो गया था, नेटवर्क प्रॉब्लम थी। हाँ, आ रहा है ना? तो हम अरे लोग कहाँ सर पर थे? आ रहा है। स्क्रीन नहीं शो हो रही। सर स्क्रीन शो नहीं हो रहा है। शो नहीं हो रहा है? चलिए फिर से इसको हम आपका देखते हैं। फोटो आ रहा है सर, हाँ आपका फोटो आ रहा है। अच्छा, बस 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 अभी रिजॉल्व कर रहे हैं इसको। अभी रिजॉल्व करते हैं इसको। डेंसिटी एक बार बता दीजिए ग्रेफाइट की सर, कम क्यों होती है? हाँ एक सेकंड, नहीं एक सेकंड, मैं फिर से स्क्रीन शेयर करूं। अब दिख रहा है क्लास? सर अभी नहीं दिख रहा, सर अभी नहीं दिख रहा। नो सर, सर नहीं दिख रहा है। सर लोडिंग दिखा रहा, लोडिंग। सर सर अब दिख आ गया। गया। हाँ सर आ गया, आ गया। आ गया सर। डेंसिटी पर थे हम लोग। डेंसिटी पर ये बताया गया है डेंसिटी जो है ग्रेफाइट कम होती है डायमंड के कंपैरिजन में। तो देखिए होता क्या है क्लास, क्यों ग्रेफाइट की डेंसिटी कम होती है? देखिए अभी आपने पढ़ा कि ग्रेफाइट में जो है वो लेयर स्ट्रक्चर होता है, और एक लेयर और दूसरे लेयर के बीच में कितना डिस्टेंस है? 3.35। यानी डिस्टेंस इतना ज्यादा है कि इसमें क्लोज पैकिंग नहीं पाती है। तो इसी क्लोज पैकिंग की वजह से इनकी डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है, गैप की वजह से। एक लेयर दूसरे लेयर के बीच में काफी गैप है, तो इस गैप की वजह से यहाँ पर डेंसिटी कम होती है। लेकिन डायमंड की डेंसिटी क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि डायमंड के केस में क्या है कि सारे के सारे जो एटम हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं।
इस वजह से डायमंड के केस में क्लोज पैकिंग होता है, सारे मॉलिक्यूल पास पास में होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट के केस में क्या है कि इसमें गैप होने की वजह से, एक लेयर दूसरे लेयर के बीच में गैप होने की वजह से इसकी डेंसिटी कम हो जाती है। ठीक है क्लास। अब इसके बाद से आता है आपका एप्लीकेशन। ठीक, तो अभी आपने पढ़ा प्रॉपर्टी में कि ग्रेफाइट जो है वो सॉफ्ट नेचर के होते हैं, क्योंकि इसमें एक लेयर दूसरे लेयर पर स्लाइड करते हैं ड्यू टू वीक वैन डर वाल्स फोर्स। तो इन्हें सॉफ्ट नेचर की वजह से ग्रेफाइट का जो यूज है वो एज अ लुब्रिकेंट हम लोग करते हैं। किसी भी मशीन, हैवी मशीन में देखिए आप ग्रीस यूज करते हैं, ऑयल यूज करते हैं ग्रीसिंग के लिए या फिर फ्रिक्शन को रिमूव करने के लिए, तो हम लोग वहाँ पर ग्रेफाइट का भी यूज करते हैं, क्योंकि ग्रेफाइट जो है वो सॉफ्ट नेचर का होता है और इसका जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। अभी आपने जो पढ़ा है कि मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 3650 होता है डिग्री सेल्सियस। तो मेल्टिंग पॉइंट इतना ज़्यादा होता है, इस वजह से हम इसका यूज़ एज अ लुब्रिकेंट करते हैं, क्योंकि ये इजिली बर्न नहीं होगा। तो सॉफ्ट नेचर की वजह से इनका यूज हम लुब्रिकेंट के फॉर्म में भी करते हैं। ठीक है क्लास। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, एज अ इलेक्ट्रोड। ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड का यूज हम फुलरीन्स के फॉर्मेशन में करते हैं। फुलरीन्स जो नेक्स्ट टॉपिक है, फुलरीन्स, उनके फॉर्मेशन में हम लोग ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं। कैसे फॉर्म होता है ग्रेफाइट फुलरीन्स, वो हम फुलरीन्स के चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक, तो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड जो हैं, आप जानते हैं इलेक्ट्रोड में भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों भी हो सकते हैं। ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड मतलब क्या है कि ये जो इलेक्ट्रोड का फॉर्मेशन हुआ है वो पूरे का पूरा कार्बन ब्लैक से फॉर्म हो जाए, कार्बन का ही है वो इलेक्ट्रोड, उसे हम टर्म देते हैं ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड। नेक्स्ट, ग्रेफाइट जो है वो आप जानते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर में भी इसका यूज किया जाता है ग्रेफाइट का। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड जो है वो न्यूट्रॉन के स्पीड को स्लो डाउन करते हैं। ठीक है क्लास। ग्रेफाइट जो है वो न्यूट्रॉन के न्यूट्रॉन्स के स्पीड को स्लो डाउन करते हैं। तो ऐसा किस वजह से ये न्यूट्रॉन्स जो है उनका स्पीड जो है वो स्लो हो जाता है क्लास, किस वजह से न्यूट्रॉन का स्पीड स्लो हो जाता है? क्योंकि अभी आप जानते हैं क्लास कि जो ग्रेफाइट है वो लेड स्ट्रक्चर है, ये आप जानते हैं। तो जो न्यूट्रॉन्स हैं वो इस गैप में आकर ट्रैप हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है। ठीक है क्लास। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या था, एज अ लुब्रिकेंट, क्योंकि इनका नेचर जो है वो सॉफ्ट नेचर का होता है, इस वजह से हम उसको लुब्रिकेंट के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड का यूज हम फुलरीन्स के फॉर्मेशन में करते हैं, अभी मैं इसको आगे डिस्कस करूंगा। और जो ग्रेफाइट है उसका यूज हम न्यूक्लियर रिएक्टर में करते हैं टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ द न्यूट्रॉन्स। एंड देन नेक्स्ट एप्लीकेशन है लेड पेंसिल। आप इसको आप देखे ही होंगे, जो लेड पेंसिल है, लेड पेंसिल में भी इसका यूज करते हैं हम लोग ग्रेफाइट का। यानी पेंसिल में जो पेंसिल के बीच में जो रॉड पड़ी रहती है ब्लैक कलर की, वो ग्रेफाइट की ही रॉड होती है। नेक्स्ट है यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ क्रूसिबल। अब क्रूसिबल क्या होता है, क्रूसिबल जो है एक छोटा स्मॉल पॉट होता है, वो पूरा का पूरा पॉट जो है वो ग्रेफाइट से ही सिंथेसाइज होता है। तो इस क्रूसिबल का रोल क्या है कि मान लीजिए किसी भी मेटल को मेल्ट करना है तो हम इस ग्रेफाइट क्रूसिबल का ही यूज करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो ग्रेफाइट है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, यानी वहां तक आते आते कई मेटल्स जो है वो मेल्ट हो जाते हैं। इस वजह से ये जो क्रूसिबल जो पॉट है, ग्रेफाइट से जो बना हुआ जो पॉट है, इसका यूज डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स को मेल्ट करने के लिए यूज करते हैं। और आप यूट्यूब पे भी सर्च करिएगा कि जैसे गोल्ड को मेल्ट करना है तो हम एक पॉट लेते हैं, उसी में ही उस पॉट में हम गोल्ड को मेल्ट करते हैं, प्लेटिनम को मेल्ट कर सकते हैं, आयरन को मेल्ट कर सकते हैं। तो जो जिसमें वो मेल्ट किया जाता है वो क्रूसिबल जो है वो ग्रेफाइट का ही बना होता है। ठीक है क्लास, ये था आपका एप्लीकेशन ऑफ ग्रेफाइट। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्लास? सर क्लास सर यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? सर हेलो हाँ हाँ सर, बताइए ग्रेफाइट का नेचर बताइए। ब्रिटल क्यों होता है? किस केमिकल प्रॉपर्टी की वजह से उसका नेचर ब्रिटल होता है ग्रेफाइट का? देखिए मैंने क्या कहा कि ग्रेफाइट में
एक लेयर है वो दूसरे लेयर से कैसे अटैच है, वीक वंडरवॉल फोर्स है। अगर आप उतनी एनर्जी आप उसको दे देते हैं तो जितने लेयर हैं वो सारी की सारी लेयर अलग हो जाएंगी। तो वीक वंडरवॉल फोर्स की वजह से ही वो उनमें ये प्रॉपर्टी आएगी। ठीक, और कोई क्वेश्चन क्लास? और कोई क्वेश्चन है? हाँ या ना में बोले तभी तो मैं आगे बढ़ूंगा ना क्लास। नो सर, अब नो सर। तो नेक्स्ट टॉपिक है, ये था आपका ग्रेफाइट। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका नेक्स्ट टॉपिक है फुलरीन्स। नेक्स्ट टॉपिक है फुलरीन्स। सर स्लाइड स्क्रीन दिख रहा है चला ना गया, क्लास? नहीं दिख रहा सर। आ गया होगा, नहीं आया अभी? सर अभी तक तो नहीं आया। नो सर एक नहीं आया। सेकंड, फिर से हम ट्राई करते हैं, फिर से ट्राई करते हैं, आएगा क्यों नहीं? मिनट के क्लास में हाँ आया क्लास, दिख रहा है ना अब? सर अभी तक तो नहीं। नो सर। यस सर सर, आ आ गया। गया। आ गया सर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फुलरेन्स। ये टर्म कहाँ से ड्राइव हुआ है? एक साइंटिस्ट थे बर्क मिस्टर फुलर, तो उनका जो सरनेम था फुलर, तो वहां से आपका फुलर आया। और इन कहाँ से आया? क्योंकि आप जानते हैं कि जो फुलरीन है उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो दोनों को कंबाइन करके टर्म इंट्रोड्यूस किया गया फुलर इन्स। फुलर जो है वो साइंटिस्ट का नाम है, इन्स जो है वो डबल बॉन्ड की वजह से आए हैं। तो दोनों डबल बॉन्ड की वजह से इन टर्म इंट्रोड्यूस हुआ है, तो इस वजह से इनका नाम जो है वो होगा फुलर इन्स। तो क्या होते हैं फुलरीन्स, उसको हम लोग समझ लेते हैं कि फुलरीन्स जो है ये भी आपका कार्बन का एलोट्रॉप है। ठीक, अभी आपने पढ़ा था डायमंड भी जो है वो कार्बन का एलोट्रॉप है, ग्रेफाइट जो है वो भी कार्बन का एलोट्रॉप है, और ये जो फुलरीन जो है ये थर्ड एलोट्रॉप है कार्बन के। तो फुलरीन्स जो हैं उसमें आपके C60 भी आते हैं, C80 भी, 74, 31, ये सारे के सारे जो हैं वो फुलरीन्स की कैटेगरियाँ आती हैं। लेकिन जो मेजर जो फुलरीन है वो है आपका C60। C60 जो है वो आपके मेजर जो है वो फुलरीन डेरिवेटिव हैं। तो जो C60 है इसको हम लोग कहते हैं बकी बॉल, क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, फिगर में आप देख रहे होंगे। ठीक, तो C60 का जो स्ट्रक्चर होता है वो ट्रंकेटेड आइकोसाहेड्रॉन कहते हैं उसे। आइकोसाहेड्रॉन देखिए फिगर में दिख रहा होगा आपको, ग्रीन कलर के फिगर में देखिए आइकोसाहेड्रॉन दिख रहा होगा। ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चरल यूनिट है, इसी पे ही बेस्ड है आपका फुलरीन्स। समझाने के लिए आपको स्ट्रक्चर दिखाया गया है कि आइकोसाहेड्रॉन होता क्या है। तो जो C60 है क्लास, इसका स्ट्रक्चर होता है ट्रंकेटेड आइकोसाहेड्रॉन, जिसमें 60 वर्टिसेस होते हैं और 32 फेसेस होते हैं। अब हम लोग समझ लेते हैं कि ये वर्टिसेस क्या होते हैं और फेसेस क्या होते हैं, इसको समझ लीजिए। देखिए ये जो ट्रंकेटेड आइकोसाहेड्रॉन स्ट्रक्चर दिख रहा है ग्रीन कलर का, इसमें देखिए ये जो पॉइंट हैं ये सारे पॉइंट क्या हैं? वर्टिसेस। ये सारे के सारे जो हैं वो वर्टिसेस हैं। ठीक है क्लास, तो जो C60 है, C60 फुलरीन है या बकी बॉल है, उसमें 60 वर्टिसेस होते हैं और 32 फेसेस होते हैं। फेसेस क्या है? ये जो पोर्शन है जिस पर मैं क्रॉस कर रहा हूँ, हाँ
ये जो पोर्शन है ये सारे के सारे क्या हैं, फेसेस हैं। ठीक है क्लास, ये सारे के सारे पोर्शन जो हैं वो फेसेस हैं। यानी C60 जो है उसमें 60 वर्टिसेस होता है और 32 फेसेस होते हैं। अब इन फेसेस को भी डिवाइड किया गया है फर्दर। इन 32 फेसेस में 20 जो होते हैं वो हेक्सागन होते हैं। देखिए फुलरिन के स्ट्रक्चर में देखिए, ये देखिए ये 6 मेंबर्ड है। हेक्सागन का मतलब क्या है, 6 मेंबर्ड। ये सारे के सारे देखिए 6 मेंबर्ड हैं। यानी इस तरीके के जो फेसेस होंगे वो 20 होंगे। इसी वजह से कहा जा रहा है कि C60 में 32 फेसेस होते हैं और इस 32 फेसेस में 20 फेसेस जो हैं वो हेक्सागन यानी 6 मेंबर्ड होते हैं और 12 जो होते हैं वो पेंटागन होते हैं। जो देखिए मिडिल में दिख रहा होगा आपको, ये जो पोर्शन है ये आपका पेंटागन है यानी 5 मेंबर्ड है। ठीक है क्लास, तो जो 32 फेसेस हैं इसमें 20 फेसेस जो हैं वो हेक्सागन टाइप के हैं और 12 फेसेस जो हैं वो पेंटागन टाइप के हैं। ठीक है क्लास। अब देखिए थोड़ा इंटरेस्टिंग है, जहाँ लिखा हुआ है 20 आर हेक्सागन, उसके आगे देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है 20 हेक्सागन इंटू 6। हेक्सागन जो है वो 6 मेंबर्ड रिंग होता है। इस वजह से जितने हेक्सागन हैं उसे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, कितना आ रहा है क्लास, 120। अब इसको हम डिवाइड बाय 2 करते हैं। क्यों डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं, क्योंकि दो सर हेक्सागन जो हैं वो देखिए यहाँ पर देखिए, दो हेक्सागन जो हैं वो सेम कार्बन से अटैच्ड हैं। इस वजह से दो कार्बन से अटैच हैं, इस वजह से इसे हम डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं तो आ रहा है 60। ठीक, अब देखिए 12 जहाँ लिखा हुआ है 12 पेंटागन्स, तो इसमें देखिए पेंटागन का मतलब क्या है, 5 मेंबर्ड होंगे यानी 5 कार्बन होंगे। तो जितने पेंटागन है उन्हें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों के केस में देखिए 60 आ रहा है। तो यानी जो C60 डिराइव्ड हुआ है टर्म वो यहाँ से आया है कि जितने भी कार्बन होते हैं, चाहे वो हेक्सागन के केस में हो चाहे पेंटागन के केस में हो, दोनों के केस में 60 कार्बन आ रहा है। इसी वजह से हम इसे टर्म देते हैं C60 फुलरीन्स या बकी बॉल। ठीक है क्लास, समझ में आया कि नहीं आया यहाँ पे? यस सर। हाँ, अब देखिए ये कह रहा है कि each pentagon is surrounded by 5 हेक्सागन। देखिए ये आपका देखिए सेंटर में देखिए क्या है, सेंटर में देखिए क्या है, ये आपका पेंटागन। हाँ ये आपका पेंटागन है। ये मार्कर क्यों नहीं आ रहा है, हाँ ये देखिए आपका ये जो सेंटर में, ये जो सेंटर है ये आपका पेंटागन है। और क्या कह रहा है, ईच पेंटागन इज सराउंडेड बाय 5 हेक्सागन। तो ये अगर इसको हम सेंटर मान लेते हैं, इस 5 मेंबर्ड रिंग को यानी पेंटागन को अगर हम सेंटर मान लेते हैं तो उसके ये भी सर आवाज नहीं आ रही है। देखिए क्लास, ये जो 5 मेंबर्ड रिंग है ये सराउंड हुआ है 6 मेंबर्ड रिंग से, 6 मेंबर्ड रिंग से। यानी जो पेंटागन है वो 6 हेक्सागन से सराउंड होता है, 5 हेक्सागन से सराउंड होता है। तो ये आपका पेंटागन है अगर, तो इसके देखिए एक हेक्सागन, दूसरा हेक्सागन, तीसरा हेक्सागन, ये चौथा हेक्सागन है और ये 5वां हेक्सागन है। तो यही कहा जा रहा है कि जो पेंटागन है आपका वो 5 हेक्सागन से सराउंड होता है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, नो 2 पेंटागन्स आर एडजेसेंट। अब यही अरेंजमेंट होने की वजह से दो पेंटागन जो हैं वो एक दूसरे के पास में नहीं होते हैं। ठीक, तो अब ये देखिए ये जो मैं बता रहा हूँ क्लास,
ईच पेंटागन इज सराउंडेड बाय 5 हेक्सागन, ये आपका एक स्ट्रक्चरल यूनिट है। और यही यूनिट जो है, ये स्ट्रक्चरल यूनिट जिसमें एक पेंटागन और 5 हेक्सागन है, ये स्ट्रक्चरल यूनिट जो है वो रिपीट होकर फुलरीन्स का फॉर्मेशन करते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि ये एक टाइप का मोनोमर है और ये रिपीट होकर एक स्फेरिकल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, जिसे हम फुलरीन टर्म कहते हैं। अब देखिए इस फुलरीन के बैक साइड को देखिए, इस फुलरीन के बैक साइड को देखिए, बैक साइड में भी देखिए एक आपको पेंटागन दिख रहा होगा, और उस पेंटागन के चारों तरफ देखिए, उस पेंटागन के चारों तरफ देखिए 5 हेक्सागन है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो यूनिट है वो रिपीट होकर फुलेरिन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है क्लास, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो सर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना कि आप लोग कुछ बोलते नहीं है, वो बड़ी प्रॉब्लम है। यस सर। अब देखिए, अब आते हैं इनका केमिकल स्ट्रक्चर पर। इनके केमिकल स्ट्रक्चर पर, इनका केमिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो इनका केमिकल स्ट्रक्चर जो है वो ग्रेफाइट के जैसा ही होता है, क्योंकि फुलरीन्स भी जो हैं वो कार्बन से ही फॉर्म हुए हैं। तो आप जानते हैं कि कार्बन में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन में यूज होते हैं, और 4th इलेक्ट्रॉन जो है वो पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में यूज होते हैं। और ये पाई बॉन्ड जो है वो पूरे स्फेयर में मूव करता रहता है, जिसके वजह से इनका जो नेचर होता है वो कंडक्टिव नेचर के होते हैं। ठीक है, केमिकल स्ट्रक्चर जो है वो ग्रेफाइट और फुलरीन दोनों का एक जैसा होता है क्लास। तो बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। C60 होता है ये, ट्रंकेटेड आइकोसाहेड्रॉन स्ट्रक्चर होता है, जिसमें 60 वर्टिसेस 32 फेसेस होते हैं। इन 32 फेसेस में 20 जो हैं वो हेक्सागन होते हैं, और 12 जो हैं वो पेंटागन होते हैं। और जितने भी पेंटागन हैं वो 5 हेक्सागन से सराउंड होते हैं, और इस यूनिट के वजह से कोई भी पेंटागन, 2 पेंटागन एक दूसरे के आसपास नहीं होते हैं। तो यही स्ट्रक्चरल यूनिट जिसमें एक पेंटागन और 5 हेक्सागन है, यही स्ट्रक्चरल यूनिट रिपीट होकर, यही स्ट्रक्चरल यूनिट रिपीट होकर फुलरीन्स का फॉर्मेशन करते हैं। और केमिकल स्ट्रक्चर जो है वो ग्रेफाइट के जैसा ही है, उसमें भी जितने भी कार्बन होते हैं वो भी sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, और फ्लोरीन के केस में भी जितने कार्बन हैं वो भी sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। ठीक है क्लास? यस सर। नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ फुलरीन्स। मैंने आपको क्या बताया था ग्रेफाइट के केस में कि ग्रेफाइट का एप्लीकेशन जो है, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड का एप्लीकेशन जो है वो फुलरीन के फॉर्मेशन में किया जाता है। ठीक, तो कैसे किया जाता है उसको समझ लीजिए। ये देखिए, ये क्या है? आपका ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड है, ये दोनों ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड हैं। ठीक, अब इन दोनों ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड को ये सामान बेचने वाले आते हैं ना हमारे कॉलोनी में, जितना बेचते नहीं उतना क्लास, एक सेकंड क्लास रुकिए। हाँ, तो क्लास ये जो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड है ये कार्बन का ही फॉर्म हुआ है। तो मैं भी अभी आपको बताया था कि इलेक्ट्रोड जो है वो में भी पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे। तो जब ये दोनों ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड जो हैं, जब ये इन दोनों को टच कराया जाता है, जैसे ही ये टच होंगे या स्ट्रक होंगे तो इनके बीच में स्पार्क जनरेट होगा, और जैसे ही स्पार्क जनरेट होगा तो उस स्पार्क से सूट का फॉर्मेशन होगा, यानी कार्बन ब्लैक, जिसे आप कालिक कहते हैं। जैसे ही ये दोनों इलेक्ट्रोड जो हैं वो दोनों इलेक्ट्रोड को टच कराया जाता है या स्ट्रक कराया जाता है तो स्पार्क जनरेट होता है, और वो जो स्पार्क जनरेट होता है उससे जनरेट होता है आपका कार्बन ब्लैक, या फिर आप कहते हैं उसे शूट या कालिक। अब ये जो कार्बन ब्लैक है क्लास, ये जो आपका कार्बन ब्लैक है, इस कार्बन ब्लैक में ही डिफरेंट डिफरेंट फुलरीन्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे आपका C60 है, C80 है, C70 है, 81 है।
ये जो फुलेरिन डेरिवेटिव हैं, ये सारे के सारे फुलेरिन एटम्स में डेरिवेटिव जो हैं वो इस कार्बन ब्लैक में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो C60 है वो मेजर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। बाकी तो ट्रेसेस अमाउंट में होते हैं, अदर फुलेरिन डेरिवेटिव जो है वो भी ट्रेसेस अमाउंट में होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा क्वांटिटी जो होती है वो इसमें C60 फुलेरिन्स की होती है, C60 डेरिवेटिव की। ठीक है क्लास। तो प्रिपरेशन कैसे होता है फुलेरिन का? 2 ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड को जब स्ट्रक करवाते हैं तो स्पार्क जनरेट होता है और उस स्पार्क के थ्रू सूट का फॉर्मेशन होता है जिसे आप कार्बन ब्लैक कहते हैं, और इसी कार्बन ब्लैक में मेनली C60 कार्बन क्लस्टर प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से हम फुलेरिन का फॉर्मेशन करते हैं, और ये जो भी जितना भी ये फॉर्मेशन हो रहा है, ये सारा का सारा फॉर्मेशन जो है वो इनर्ट एटमॉस्फेयर में करते हैं, इनर्ट एटमॉस्फेयर में करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि मान लीजिए इसको ओपन एयर में हम लोग करते, तो जैसे ही ये इसमें स्पार्क जनरेट होता है तो कार्बन जनरेट होता है। स्पार्क का जो कार्बन ब्लैक है इसमें क्या है? मेनली कार्बन है। तो ये कार्बन जो है एटमॉस्फेरिक गैसेस से रिएक्ट करके ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो जो हमें अल्टीमेटली जो हमें प्रोडक्ट चाहिए था वो प्रोडक्ट हमें नहीं मिल पाता है। इस वजह से इनकी जो सिंथेसिस है कार्बन ब्लैक की या फुलेरिन डेरिवेटिव की, वो हम लोग इनर्ट एटमॉस्फेयर में करते हैं कि जो हमें प्रोडक्ट चाहिए वही प्रोडक्ट मिले। इस वजह से हम इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। ठीक है क्लास। अब आते हैं प्रॉपर्टी ऑफ फुलेरिन्स। फुलेरिन्स की प्रॉपर्टी क्या है? तो अभी आपने देखा कि जो फुलेरिन्स होते हैं वो क्या है? कार्बन ब्लैक है, कार्बन ब्लैक है। तो इसी वजह से कहा जाता है कि जो फुलेरिन जो है वो ब्लैक पाउडरी मटेरियल है, ब्लैक पाउडरी मटेरियल है। नेक्स्ट क्या है? ये देखिए, किसी भी कंपाउंड की या किसी भी डेरिवेटिव की जो प्रॉपर्टी होती है क्लास, वो एक्सपेरिमेंटल डाटा पर बेस्ड होती है। जब तक उसे एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं किया जाता है तब तक प्रॉपर्टी डिसाइड नहीं होती है कि क्या प्रॉपर्टी इस मॉलिक्यूल की या उस कंपाउंड की हो सकती है। ये सब एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हुए हैं कि जो कार्बन है, फुलेरिन है, वो ब्लैक पाउडरी मटेरियल होता है, और फुलेरिन्स जो हैं ये जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं जैसे क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, टॉलुइन, इसमें ये डिसॉल्व होते हैं। ठीक। और फुलेरिन्स जो हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? थर्मली स्टेबल होता है। क्यों इसे कहा जा रहा है थर्मली स्टेबल? क्यों कहा जा रहा है थर्मली स्टेबल? क्योंकि आप जानते हैं कि फुलेरिन्स में पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पूरे स्फीयर में मूव करते रहते हैं। जितना ज़्यादा मूवमेंट होगा, जितना ज़्यादा कॉन्जुगेशन होगा, उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो पाई इलेक्ट्रॉन्स के वजह से। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि फुलेरिन्स जो हैं वो अपने वॉल्यूम का 30% रिड्यूस हो जाते हैं। सर एक पॉइंट छूट जो गया है सर, सेकंड पॉइंट छूट गया, सेकंड पॉइंट सर। नहीं वही मैं कह रहा हूँ कि जो फुलेरिन है वो जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं, चाहे वो बेंजीन हो, क्लोरोफॉर्म हो या टॉलुइन हो, उसमें ये डिसॉल्व होते हैं, और डिसॉल्व होने के बाद से डिफरेंट कलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं। कोई भी मॉलिक्यूल डिसॉल्व होता है तो कलर प्रॉपर्टीज शो करता है। तो ये एक्सपेरिमेंटल डाटा पे ही बेस्ड है। तो पहला पॉइंट जो है वो ब्लैक पाउडरी मटेरियल है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि ये किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जैसे बेंजीन, टॉलुइन और क्लोरोफॉर्म, इसमें ये डिसॉल्व हो जाएंगे। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि ये थर्मली स्टेबल होते हैं। क्यों थर्मली स्टेबल होते हैं? क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो कॉन्जुगेट करते हैं, और जितना ज़्यादा कॉन्जुगेशन होगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि जो फुलेरिन है वो अपने वॉल्यूम का 30% रिड्यूस कर लेता है। तो रिड्यूस कर लेता है विदाउट एनी डिफॉर्मेशन। यानी देखिए जो स्फीयर आपको दिख रहा है फ्लोरीन का, ये 30% रिड्यूस हो जाता है। मतलब इसमें ये प्रॉपर्टी होती है इसकी फ्लोरेंस की कि ये अपने वॉल्यूम को 30% रिड्यूस कर लेता है, और कोई भी एक भी बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है, यानी कोई भी डिफॉर्मेशन क्रिएट नहीं होता है, और अपने वॉल्यूम को वो 30% रिड्यूस कर लेता है। और ये जो प्रॉपर्टी है ये भी डबल बॉन्ड के वजह से ही है क्लास। उसमें डबल बॉन्ड की वजह से, केज लाइक स्ट्रक्चर की वजह से ही
ये जो प्रॉपर्टी आ रही है कि अपने वॉल्यूम को 30% रिड्यूस कर लेता है, तो ये प्रॉपर्टी जो है वो डबल बॉन्ड या केज लाइक स्ट्रक्चर की वजह से ही है। तो ये थे क्लास आपके प्रॉपर्टी ऑफ फुलरेन्स। अब आते हैं एप्लीकेशन पे। तो फर्स्ट एप्लीकेशन, यहाँ तक क्लास किसी कोई प्रॉब्लम है? क्लास नो सर। नो सर, नो सर। एप्लीकेशन ऑफ फुलरेन्स। हाँ सर जो आपने बताया कि वॉल्यूम सर 30% डिक्रीज हो जाता है सर, ये क्यों होता है सर? पाई इलेक्ट्रॉन से क्यों होता है? देखिए, पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव करते रहते हैं, और आप जानते हैं कि इनका स्ट्रक्चर जो है वो केज लाइक होता है। तो आप केज को कंप्रेस करेंगे, मतलब एक लिमिट तक कंप्रेस करेंगे, तब तक उसका जो उसमें कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन जब ज़्यादा उसका साइज रिड्यूस कर देंगे तो वो उसमें बॉन्ड जो है वो ब्रेक होने लगेंगे। तो देखिए, इसमें अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होने की वजह से या पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये आप उसे कंप्रेस कर सकते हैं। लेकिन अगर पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, केवल सिंगल बॉन्ड होता, तो वो कंप्रेस नहीं होता, वो बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं उसमें। तो केज लाइक स्ट्रक्चर और ये डबल बॉन्ड या कॉन्जुगेशन की वजह से इन्हें हम 30% तक कम कर सकते हैं, इनके वॉल्यूम को 30% तक कम कर लेते हैं। यानी अगर इसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है या जिस कंडीशन में अगर इसे इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, उस कंडीशन को देखते हुए अपने वॉल्यूम को कम या ज़्यादा कर सकता है विदाउट एनी डिफॉर्मेशन। ठीक है क्लास? तो मुझे नहीं लग रहा है कि आज एप्लीकेशन कंप्लीट होगा। तो ये एप्लीकेशन को बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अभी आपके पास जो भी क्वेरी है आज के लेक्चर के से या लास्ट लेक्चर के से, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन हम ले लेते हैं, 2 मिनट बाकी हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं हम। एप्लीकेशन इसका हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। क्लास बताइए, ओके। कोई क्वेश्चन है आज के लेक्चर के रिगार्डिंग या लास्ट लेक्चर के रिगार्डिंग? सर हाँ सर एक बार वो वाला पॉइंट सर मिस हो गया था मेरे से, जिसमें सर वो न्यूक्लियर क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन्स को सर वो क्या न्यूक्लियर रिएक्शन में आगे बढ़ने नहीं देता ग्रेफाइट, सर वो क्यों होता है? देखिए, ग्रेफाइट, हाँ, ग्रेफाइट के लिए कहा जाता है कि ग्रेफाइट का यूज हम न्यूट्रॉन्स के स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए करते हैं, है ना? तो आप जानते हैं कि ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो लेयर स्ट्रक्चर होता है, और जैसे लेयर स्ट्रक्चर होने की वजह से एक लेयर और दूसरे लेयर के बीच में गैप ज़्यादा होता है। तो न्यूट्रॉन्स जो है वो उस लेयर स्ट्रक्चर में या उस गैप में आके ट्रैप हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी स्पीड जो है वो कम हो जाती है। ठीक, अच्छा ठीक, ये यस रीजन सर, था समझ उसमें। गया। हाँ, और कोई क्वेश्चन? ये क्लास क्रूसिबल्स जो थे वो हाँ, एप्लीकेशन ऑफ ग्रेफाइट। आपकी आवाज़ हाँ, फिर से बताइए, आवाज़ कट रही है आपकी। सर एप्लीकेशन ऑफ ग्रेफाइट हाँ जो क्रूसिबल्स बताया था वो था। हाँ, देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि जो ग्रेफाइट होता है वो थर्मली स्टेबल होता है। उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 3650 होता है डिग्री सेल्सियस। इतना ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से इससे हम लोग क्रूसिबल यानी पॉट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, और उस पॉट लाइक स्ट्रक्चर में आप किसी भी मेटल को जिसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम है उसको आप मेल्ट करा सकते हैं। तो जितने भी आपकी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे मेटलर्जिकल प्रोसेस होता है, वहाँ पर आपका ग्रेफाइट यानी इसी क्रूसिबल का हम यूज़ करते हैं किसी भी मेटल को मेल्ट करने के लिए। तो आप देखिएगा गूगल में या यूट्यूब पे देखिएगा कि जितने भी गोल्ड इंडस्ट्री है या और कोई इंडस्ट्री है, उसमें अगर किसी मेटल को मेल्ट करना होता है तो एक हम पॉट का यूज़ करते हैं। वो जो पॉट है वो ग्रेफाइट से ही बना होता है, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, वो इजीली मेल्ट नहीं होता है। ठीक, सर हाँ सर जो हम लोग जो